नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो अपना अध्याय चल रहा था संसाधन विकास, उसी का चौथा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो अपने हैं लेसन चल रहा था संसाधन विकास, ये थोड़ा लंबा चल गया है। लंबा इसलिए चला है क्योंकि अगर इसको 2 या 3 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करते तो शायद ये ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है कि ख़त्म नहीं होता, इस कारण से क्या है कि इस वीडियो को लंबा बनाया गया है। ठीक है, और आज इस लेसन को क्या है कि अपने क्या है कि समाप्त कर देंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पर। संसाधन विकास जो अध्याय है ये आपका पहला अध्याय है और इसी में अपने अभी तक पढ़ा है संसाधनों के बारे में। संसाधन बोले तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनका महत्व क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने जान लिया था। आज जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है, वो है मृदा। मृदा बोले तो मृदा संसाधन, मृदा बोले तो मिट्टी। ठीक है, कहने को तो कहते हैं कि मिट्टी एक छोटा सा शब्द है मिट्टी। ठीक है, और आमतौर पे कहते हैं कि मिट्टी क्या है, परंतु मिट्टी वो होती है जो कह सकते हैं कि किसी भी देश की दशा व दिशा निर्धारित कर सकती है। हाँ जी, सच सुना होगा आपने, मिट्टी किसी भी देश की दशा व दिशा निर्धारित कर सकती है, क्योंकि किसी भी देश की उन्नति में कह सकते हो, प्रगति में मिट्टी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, अब जानते हैं अपने मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में, आखिरकार ये महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है। ठीक है, तो पहले ये देखिए कि मिट्टी आखिरकार बनती कैसे है, या कह सकते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि मिट्टी एक दिन में बन गई या कह सकते हैं कि कुछ सालों में बन गई। नहीं, मिट्टी या मृदा का निर्माण यानी कि उपजाऊ मिट्टी जो बनती है उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी यानी कि बहुत धीमी चलती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, खनिज लवण बनते हैं, उसी प्रकार से जो मिट्टी होती है, मिट्टी बनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती है। यानी कि लाखों सालों, लगभग लाखों करोड़ों सालों के बाद में क्या है, मिट्टी एक अच्छी मिट्टी का गुणवत्ता एक मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी मिट्टी होगी तभी क्या है कि हमें अच्छी उपज मिलेगी, और अच्छी उपज मिलेगी तभी हमारे जो है जनसंख्या, जो क्या किसी भी देश के ऊपर जो जनसंख्या निर्भर है, उसका पालन पोषण होगा। तो चलते हैं इसी टॉपिक में, मृदा संसाधन में। सबसे पहले मिट्टी को जानते हैं, अपने मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। देखो, मिट्टी के मैंने ये 4 स्तर बनाए हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 स्तर बनाए गए हैं। इस 4 स्तर के अंदर देखो, सबसे पहले देखो ऊपरी स्तर है, फिर है उपमृदा अवक्षय आधारित चट्टाने, उसके बाद अधस्तरीय, फिर अवक्षय चट्टाने, और लास्ट में है अवक्षय रहित आधारित चट्टाने। क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, वो दाब में, यहाँ पर तो देखो ये भूमि के सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसके अंदर चट्टानी रूप पाया जाता है। चट्टानी यानी कि जो मिट्टी है वो मिट्टी न होकर चट्टानी रूप में है। यानी कि क्या है कि जैसे ही आप मिट्टी यानी कि भूमि के स्तर में नीचे जाओगे, निम्न स्तर में जाओगे, तो आपको चट्टानी रूप मिलेगा। एक मिट्टी ना मिलकर आपको क्या है, जब आप मिट्टी की खुदाई करते तो आपको, आपने देखा होगा कि कभी गिल्ली मिट्टी आती है, कभी सूखी मिट्टी आती है, कभी पत्थर आते हैं, तो कभी कुछ। तो इसी प्रकार से जब आप मिट्टी की गहराई में जाते हो तो सबसे पहले क्या है, ये चट्टानी यानी कि इसको बोलते हैं अवक्षय रहित आधारित चट्टानें। एक तरीके से चट्टानें होती हैं, वो ठोस होती हैं। ठीक है, तो इनका जब अपघटन होता है, तो कह सकते हो घर्षण होता है, घर्षण के कारण इनका अधस्तरीय अक्षय चट्टानें बनती है जो क्षय हो चुकी है। ये तो मूल रूप से ये चट्टानें यहाँ पर टूट चुकी हैं। अब ये चट्टानें क्या है, टूट चुकी हैं, क्योंकि आपको पता है भूमि के अंदर हलचल होती रहती है, या कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उन्हीं परिवर्तनों के कारण क्या है, ये चट्टानें जो टूट कर अब क्या है कि यानी कि छोटा रूप ले लिया है इन्होंने, और फिर क्या होता है कि ये उप मृदा या अवक्षय आधारित चट्टानें बनती है। ठीक है, देखो पहले पूर्ण रूप से चट्टानें थी, फिर ये रूप ये बन जाता है, और यहाँ से ये रूप में आते हैं। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से भूमि के अंदर मान लीजिए कभी भूकंप हो गया, या हलचल हो गई, या और भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उस कारण से क्या मिट्टी के अंदर जो है चट्टानों में परिवर्तन होने के कारण क्या है कि ये कह सकते हो पृथ्वी की घूर्णन शक्ति के कारण ही, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन शक्ति के कारण भी इस पर असर पड़ता है। तो ये क्या एक तरीके से लास्ट में जो होता है ऊपरी संस्तरण की मृदा, यानी कि ऊपर जो सबसे ऊपर जो होती है वो एक मिट्टी तैयार होती है, यहाँ मृदा तैयार होती है। देखो यहाँ से ये रूप बना, इससे ये रूप बन गया, और इससे ये रूप बन गया। इस प्रकार से जो कह सकते हो कि आप मृदा जो है 4 प्रकार से होकर निकलती है, यानी कि 4 प्रकार का रूप परिवर्तन करके तब हमें कहीं जाकर के है कि मिट्टी मिलती है, जिसको आप लाल मिट्टी कहते हो, कहीं पे बलुई चिकनी मिट्टी कहते हो, कहीं पे दोमट
कहीं पे जलोढ़, ठीक है। अलग अलग मिट्टियों के नाम लेते हो, ये मिट्टी इस प्रकार की प्रक्रिया से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मिट्टी का अपने कह सकते हो कि जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो मिट्टी जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या है कि वहाँ की जनसंख्या को फ़ायदा मिलेगा और क्या है कि उत्पादकता बढ़ेगी। तो इसके बाद अब मैंने आपको बता दिया मृदा संसाधन, क्योंकि मिट्टी के अंदर भी कुछ क्या है कि गुण पाए जाते हैं, जैसे कि बोलो तो फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, लवण हो गया, चूना हो गया, ठीक है, कैल्शियम, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मिट्टी में पाई जाती हैं। कहने को तो मिट्टी एक सिंपल सी चीज़ है, परंतु मिट्टी हमारे क्या है कि जीवन, मैंने आपको पहले बताया था, हमारे जीवन की दशा विदिशा निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो अब आपने इसी कारण से जानते हैं कि मृदाओं का वर्गीकरण यानी मिट्टी का वर्गीकरण, आखिरकार मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो मिट्टी को यहाँ पर 6 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पर्वतीय एवं वनीय मिट्टी। पर्वतीय वन्य मिट्टी बोले तो यानी कि अपने जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्र है या पर्वतीय जो क्षेत्र के अलावा जो वन है पर्वतीय क्षेत्र के आसपास, उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसको पर्वतीय या वन्य मिट्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं विशेषकर, वही क्या है कि यहाँ पर कृषि कर सकते हैं, दूसरे लोग यहाँ पर कृषि वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। कह सकते हैं कि पर्वतीय मिट्टी होती है, इसके अंदर कुछ कंकड़ वगैरह पत्थर वगैरह कुछ भी पाए जाते हैं, क्योंकि और ये क्या है कि स्पेशली जो पर्वतीय क्षेत्र वन्य क्षेत्र में ही मिलती है, ठीक है। उसके बाद होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? ये नदी अपवाह क्षेत्र होता है, जैसे कि सिंधु गंगा, ठीक है, सिंधु गंगा जो अपवाह क्षेत्र है ना, वहाँ पाई जाती है। सिंधु गंगा व उसकी जो सहायक नदी है उसके अपवाह क्षेत्र में जो है ये मिट्टी पाई जाती है, और ये उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इसको आम भाषा में जलोढ़ मिट्टी को क्या है कि 2 प्रकार की मिट्टी होती है, इसको आम भाषा में 2 प्रकार से जाना जाता है। एक तो होती है बंगड़, इसको बंगड़ भी बोलते हैं, और एक होती है खादर। अब इसको जान लीजिए, बंगर क्या होती है और खादर क्या होती है। बंगर तो जो होती है पुरानी जलोढ़ को क्या है कि यानी कि बंगड़ बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि पुरानी मिट्टी होती है उसको तो बोलते हैं बंगड़, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बोलते हैं खादर, ठीक है। कैसे? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें कंकड़ पाए जाते हैं। कंकड़ बोले तो यानी कि पत्थर पाए जाएंगे, कंकड़ पाए जाएंगे, जबकि इस मिट्टी के अंदर जो होती है मिट्टी चूरने के रूप में यानी कि चूरा होती है, एक तरीके से क्या है, बारीक होती है। बारीक एवं महीन कण होते हैं इसकी, बारीक एवं महीन कण होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, ध्यान दीजिएगा, जो जलोढ़ मिट्टी के भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बंगर और एक होती है खादर, ठीक है। बंगड़ के अंदर यानी कि पुरानी, बंगड़ जो होती है पुरानी मिट्टी को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पुरानी मिट्टी को। और ये होती है नई, ये क्या होती है? नई, नई होती है। ये पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है, इसके अंदर कंकड़ पाया जाता है। खादर नहीं होती है, बारीक व महीन कण लिए होती है, ठीक है। और ये पाई कहाँ जाती है? मैंने बता दिया, सिंधु गंगा जो इसके और उसकी जो सहायक नदी उसके अपवाह क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो मिट्टी एक कह सकते हो सबसे अच्छी क्वालिटी की मिट्टी मानी जाती है। एक तरीके से सबसे अच्छी क्वालिटी की मिट्टी इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर जो है क्या कि लवण की मात्रा भी सही होती है, पोटेशियम की मात्रा भी सही होती है, कैल्शियम और दूसरे जितने भी रासायनिक जो होते हैं वो यानी कि जितनी भी रासायनिक चीज़ें होती हैं वो अच्छी होती है। और ये जो मिट्टी है कह सकते हो आप कि चावल के लिए, ठीक है, या गेहूं के लिए, जो दूसरी दलहन फसलें हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयुक्त होती है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो क्या है कि मिट्टी की जो जल निधारण क्षमता होगी या उपजाऊपन है बहुत ज़्यादा होता है। और तो और इस मिट्टी को आप सिंचाई कर कर भी यानी कि और ज़्यादा उपजाऊ बना सकती हैं। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जलोढ़ मिट्टी है ये नदी प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ पे नदियों का उद्गम स्थल होता है। इन जो सहायक नदियाँ होती है, नदी गंगा और यमुना और कह सकते हो सिंध नदी है, जो उसकी जो सहायक क्षेत्र है, सहायक नदियों का क्षेत्र है, वहाँ पाई जाती है। और काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके 2 भाग जलोढ़ के बता दिए, एक तो पुरानी और एक नई, ठीक है। पुरानी को बोलते हैं बंगर, नई को बोलते हैं खादर। इसमें कंकड़ पाए जाते हैं और इसमें महीन या बारीक कण पाए जाते हैं। ये क्या है कि आपके गेहूं हो गया, चावल हो गया, दूसरी दलहन फसलों के लिए काफ़ी उपयुक्त रहती है, ठीक है। अब आगे आपके काली मृदा या रेगर, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाती है। इस मिट्टी की क्या विशेषता है? ये मिट्टी काली होती है। काली बोले तो देखो, काली मिट्टी होती है, काली कालापन लिए होती है अपने अंदर, ठीक है। इस मिट्टी के अंदर भी वही बात है, इस मिट्टी के अंदर भी कैल्शियम हो गया, फास्फोट हो गया, चूने की मात्रा पाई जाती है,
जिससे कि है ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। इस मिट्टी की सबसे ज़्यादा विशेषता होने के कारण, ये काली मिट्टी होने के कारण ये सत्य हो कि इसको कपास के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जिस कारण से इसको कपास में यूज़ में लिए, कपास की जो फसल होती है उसकी पैदावार में इसको यूज़ में लिया जाता है। आपको याद रह जाएगा कैसे काली और कैसे ही कपास। ये जो मिट्टी होती है वो चिकनापन लिए होती है। चिकनापन लिए बोले तो यानी कि इस मिट्टी के अंदर क्या है कि जल निर्धारण की क्षमता थोड़ी कम होती है। और ये क्या है कि मिट्टी की सिंचाई, इसमें सिंचाई करने से यानी कि ये जब वर्षा जब प्रारंभ होती है उससे पहले सिंचाई करनी पड़ती है। यदि उसके बाद आप सिंचाई करने की कोशिश करोगे तो इसमें सिंचाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मिट्टी जो होती है इसमें कह सकते हो कि एक तरीके से ये चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी होने के कारण में क्या है कि फिर ये जम जाती है। चिकनी मिट्टी पानी लगने के बाद में, पानी मिलने के बाद ये मिट्टी जम जाती है और क्या थोड़े से डले यानी कि कह सकते हो थोड़ी गांठी के रूप में ये बन जाती है। इसलिए क्या है कि इस मिट्टी को यूज में लेने से पहले, सिंचाई करने से पहले, सिंचाई कब करें, जब बारिश हो उससे पहले सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के बाद में सिंचाई करने का कोई फायदा नहीं है। ये मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में बात करते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी जो है वो है दक्षिणी एवं चट्टानी क्षेत्रों में, जो दक्षिणी प्रदेश व चट्टानी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। एक तरीके से उसको चट्टानी मिट्टी भी कहा जाता है। लाल या पीली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? इसको चट्टानी मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो है आपका पार्ट, दक्षिणी पार्ट जो है, यानी कि भारत का जो है ये दक्षिणी पार्ट है, यानी कि यहाँ पर ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। इस तरीके से कह सकते हो, यहाँ इस तरीके से, ये नीचे वाला क्षेत्र नहीं, यहाँ पर ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको चट्टानी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसको चट्टानी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है लेटराइट मृदा। ये है उष्ण कटिबंध व उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाई जाती है। उष्ण कटिबंध व उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र और सदाबहार वनों में, यानी कि कह सकते हो जहाँ पर वनों की मात्रा ज़्यादा है या उष्ण या उपोष्ण जो क्षेत्र है, कह सकते हो कि वहाँ ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सदाबहार वन है, वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी की क्वालिटी है, यदि आप इस मिट्टी के अंदर सिंचाई करोगे तो ये मिट्टी आपको यानी कि ज़्यादा फायदा पहुँचाती है, जिस क्षेत्र में भी है ये मिट्टी। ठीक है, ये लेटराइट मृदा है, ये उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ सदाबहार वनों की मात्रा ज़्यादा है वहाँ इस मिट्टी को सिंचाई करके उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा बोले तो हो राजस्थान के, यानी कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और पंजाब का कुछ एक हिस्सा, पंजाब का थोड़ा बहुत हिस्सा, वहाँ पर ये क्या है कि मिट्टी पाई जाती है। इसको आमतौर पे आप रेतीली मिट्टी कह सकते हैं, बलुई मिट्टी कह सकते हो। ठीक है, रेतीली या बलुई मिट्टी भी कह सकते हो। और ये जो मिट्टी है हमारे राजस्थान व उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हालांकि क्या है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आईएनजीपी की मदद से क्या है कि आईएनजीपी नहर की, यानी कि आईएनजीपी की मदद से क्या है कि इस क्षेत्र में कृषि की जाती है और क्या है मिट्टी को उपजाऊ बनाया गया है, परंतु उस अपने को उस कह सकते हैं कि उस क्षेत्र तक, यानी कि उस मात्रा तक लाभ नहीं मिला है जिस मात्रा की हमें तलाश है। फिर ये मरुस्थलीय, ठीक है, ये मरुस्थलीय मृदा इतना याद रख लेना, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अंदर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और पंजाब का कुछ एक क्षेत्र शामिल होता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रमुख फसल होती है बाजरा होती है ज़्यादातर, आपको पता है, और भी फसलें पैदा कर सकते हैं परंतु मुख्य रूप से बाजरा पैदा होता है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर इस मिट्टी को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका मृदा अपर्दन एवं संरक्षण। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था मृदा संसाधन क्या होते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी संसाधन क्या होते हैं, मृदा का निर्माण क्या होता है, मृदाओं का यानी कि वर्गीकरण किया था आप लोगों ने 6 प्रकार की है। मैंने आपको बताया था पर्वतीय वनीय मिट्टी, दूसरे पे है जलोढ़ मिट्टी, नंबर 3 पे काली मृदा जिसको यानी कि रेगर कहा जाता है। ठीक है, नंबर 4 पे है लाल एवं पीली मिट्टी, नंबर 5 पे है लेटराइट मृदा। ठीक है, और नंबर 6 पे है मरुस्थलीय मृदा जो पश्चिम भाग में पाई जाती है, इसको रेतीली या बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मृदा अपर्दन एवं संरक्षण। पहले तो ये देखिए कि मृदा अपर्दन होता क्या है, यानी कि मृदा अपर्दन होता क्या है। एक सरल सी भाषा में मैं बताऊं तो मृदा अपर्दन होता है मिट्टी का कटाव या मिट्टी का कटना। कई बार आपने देखा होगा कि खेतों में या फिर क्या है कि किसी कह सकते हो कि नहर या नदी के आसपास आपने देखा होगा भूमि कटती रहती है, यानी कि वो उसका पार्ट जो क्षेत्र है वो बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आमतौर पे नहरों के किनारे, नदियों के किनारे पेड़ों को लगाया जाता है, नदियों को। ठीक है, क्यों लगाया जाता है नदियों के किनारे, नहरों के किनारे?
ठीक है, या खालों के किनारे, या कह सकते हैं खेतों में पेड़ों को लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? कि जो पेड़ होते हैं वो भूमि की यानी कि निचली सतह में जाके उनकी जड़ें हैं जो फैल जाती हैं, फैलने के कारण भूमि की यानी कि जो भूमि की सतह को पकड़ लेते हैं, और वो क्या है कि पानी के कटाव भाव को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्योंकि पानी जब बहेगा ना तो वो क्या है कि अपनी एक दिशा तय करता है, क्योंकि पानी को जिधर भी दिशा मिलेगी वो उधर निकल जाएगा, और यही मिट्टी कटाव का सबसे प्रमुख कारण होता है। क्या होता है, मान लीजिए कोई एक नहर है, कोई नदी है, ठीक है, इसके किनारे पे क्या पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ क्यों लगाए जाते हैं इसके किनारे पे? पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ताकि जो ये पानी है, ये पानी एक दिशा में बहे, और इसके किनारे पेड़ लगाने से क्या होता है कि जो ये पेड़ है इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में चली जाती है, ज़मीन में को पकड़ लेती है, और ज़मीन को पकड़ने के बाद में क्या है, ये पानी का फैलाव बाहर की तरफ नहीं होता। वहीं पे यदि ये पेड़ ना हो तो यही पानी का बहाव क्या है कि मान लीजिए इतना होता है ना, तो ये पानी ये जो भूमि होती है इसको काटता रहता है, इसको भूमि को क्या होता है, काटता रहता है, और काटने के बाद क्या होता है कि ये जो सीमा यहाँ तक है, ये सीमा बढ़कर यहाँ तक आ जाती है, यानी कि जैसे कि ये सीमा यहाँ तक निर्धारित थी, पेड़ ना होने के कारण क्या है ये जमीन यहाँ तक आती है। तो इस कारण से क्या पानी क्या है कि अपने बहाव के साथ में अपने साथ साथ के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उनको काटता हुआ और अपना दायरा बढ़ाता चला जाता है, और इसी चीज़ को क्या है, मृदा अपरदन कहा जाता है। क्या होता है मृदा अपरदन? आपको समझ में आ गया होगा, भूमि का कटना, ठीक है, ये मृदा अपरदन होता है। और इसके लिए क्या है कि बहुत सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, यानी कि बहुत सी चीज़ों के कारण ये होता है। सबसे पहली बात होती है पशुचारण। पशुचारण के कारण ही बहुत ज़्यादा ही होता है। दूसरा होता है वनों की कटाई। पशुचारण हो गया, वनों की कटाई होगी, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। क्या होता है कि लोग अपने जाने अनजाने में अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या है कि पेड़ों को अंधाधुंध काटते रहते हैं। अब जो नहर के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, या कह सकते हैं गाँव में खेतों के किनारे जो आसपास में जो होती है ज़मीन जहाँ पर पेड़ लगे होते हैं उनको भी काटते रहते हैं, और काटते तो हैं परंतु नए पेड़ भी नहीं लगाते। उस वजह से क्या होता है, वो पेड़ कटने से क्या होती है, जो भूमि की जो आसपास की सतह होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और सतह कमज़ोर होने के कारण क्या है कि पानी को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। तो इस कारण से वो क्या है कि ज़मीन में चला गया या आसपास क्षेत्र में फैल जाता है और अपनी एक दिशा बना लेता है, अपनी एक अलग ही दिशा बना लेता है, और इसके कारण से क्या होता है, मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है। और मिट्टी का जब कटाव शुरू होना हो जाता है, यानी कि होने लग जाता है, तो मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मान के चलो आपको इतने ही क्षेत्र में पानी चाहिए था, आपको इतने क्षेत्र में पानी चाहिए था, यहाँ से आगे आपको पानी नहीं लगाना था, ठीक है, परंतु क्या होना है कि मान के चलो इस क्षेत्र में ये जैसे कि एग्जाम्पल है कि ये पानी बह रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये पानी बह रहा है, और यहाँ पर पेड़ नहीं होने के कारण क्या होता है, ये पानी अपना जैसे इस पानी का बहाव आता है, जैसे ही पानी का बहाव आने के कारण ये दायरा बढ़कर इतना हो जाता है, और दायरा बढ़ने के कारण क्या होता है, वो पानी को दिशा अपने आप मिल जाती है। दायरा बढ़ने के भाव के कारण अपना यानी कि कोई पेड़ ना होने के कारण या कोई स्पॉट ना होने के कारण क्या है कि ये दायरा बढ़कर आगे चला जाता है, और इस कारण से भूमि का कटाव भी अपने आसपास की भूमि को काटती हुई एक यानी कि अपना दायरा बढ़ाती चली जाती है, ठीक है। और इस कारण से जो कहते हैं कि जिस भूमि के ऊपर उपजाऊ होती है वो कहीं ना कहीं भूमि के कटाव के कारण उपजाऊपन नहीं रहता। सिंपली बात है, आप उस क्षेत्र में खेती कर सकते हो जो भूमि समतल होगी, और जहाँ पर भूमि का कटाव हो रहा है उस क्षेत्र में आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी कारण से क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर यानी कि पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, फिर भी वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। पानी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर सिंचाई नहीं कर पाते, आप अच्छी क्वालिटी की फसलें पैदा नहीं कर पाते, बहुत सी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो ये होती है मृदा अपरदन एवं संरक्षण। इसका संरक्षण कैसे करें? सबसे पहली बात तो क्या होती है कि मृदा यानी कि भूमि के कटाव को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप भूमि के कटाव को नहीं रोकोगे तो यानी कि मृदा संरक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्या होता है कि मृदा संरक्षण पानी के कारण तो होता ही होता है, वायु के कारण भी होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे कि मेरी बात सुनो, ये रेगिस्तान बन रहा है, इसको रेगिस्तान मार्च बोलते हैं। क्यों होते हैं कि रेगिस्तान यानी पश्चिमी प्रांत, यानी कि मान लीजिए पश्चिमी क्षेत्र, हमारा पश्चिमी क्षेत्र के अंदर क्या है कि हवाएं चलती है, तो जो अपने साथ में अपने क्या होता है मिट्टी लेकर जाती हैं। क्या लेकर जाती हैं? मिट्टी। अब मान लीजिए कोई मिट्टी का ढेला यहाँ तक था, ठीक है, ये मिट्टी है। अब ये पश्चिमी क्षेत्र में मिट्टी हवाएं चल रही है, अब हवाएं चलने के कारण क्या ये मिट्टी होती है, ये यहाँ की मिट्टी को उठाकर यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो मिट्टी का ढेर लग जाता है, मिट्टी का ढेर लग गया, अब यहाँ से हवाएं चलती है तो इस मिट्टी को उठाकर और कहीं ले जाती हैं,
और फिर वहाँ से हवाएं चलती है, तो यानी कि जो मिट्टी एक स्थान से थी वो दूसरे से तीसरे से चौथे पांचवें स्थान पर इस प्रकार मिट्टी घूमती रहती है, और इस मिट्टी का इस प्रकार से आगे बढ़ना ही रेगिस्तान मार्च कहलाता है। क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्च कहलाता है। तो ये भी एक तरीके से मृदा अपरदन में ही आता है। क्या आता है? मृदा अपरदन में आता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी है वो घूमती रहती है, जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको भी क्या है कि अनुपजाऊ बनाती रहती है, और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो आपको बता दिया मैंने आपको, मृदा जो है अपरदन दो प्रकार से होता है, एक तो वायु के कारण और एक जल के कारण। एक वायु के कारण बता दिया मैंने, हवा के कारण, और दूसरा होता है जल के कारण। ठीक है, और तो दोनों को ही रोकना आवश्यक होता है। चलो जल वाला तो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना मृदा वाला है, ये सॉरी हाँ जल यानी कि ये वायु वाला तो इतना ही असर नहीं डालता जितना कि ये जल वाला है। इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मात्रा में आप क्या नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, या जो गाँव में या कह सकते हो कि खेतों में जो खाले होते हैं ना, उनके आसपास क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ लगाओगे तो पेड़ लगाने से क्या होता है? भूमि के स्तर को पकड़ लेते हैं और पानी के जो है बहाव को रोकते हैं। ठीक है, और एक पशुचारण जो होता है वो एक निर्धारित क्षेत्र में होना चाहिए। पशुचारण जो है निर्धारित क्षेत्र में होना चाहिए, ताकि क्या है कि पशुचारण निर्धारित क्षेत्र में होने से क्या है कि जो ये मिट्टी का जो कटाव है वो रुकेगा। और भी बहुत से उपाय हैं, जिन उपायों को कर कर क्या है कि आप मृदा संरक्षण को यानी कि कामयाब बना सकते हो, मृदा अपरदन को रोक सकते हो। ठीक है, क्योंकि यदि इसी प्रकार से मृदा का कटाव होता रहा तो जो उपजाऊ क्षेत्र है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं या आने वाला समय है हमारे सामने क्या है कि अच्छी फसल पैदा करने की समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें इस चीज़ को जानना, मृदा अपरदन को जानना बहुत जरूरी था, उसका संरक्षण भी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस क्लास में हमने जाना है कि मृदा संसाधन क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसा होता है, ठीक है, और मृदाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। उसके बाद में हमने जाना कि मृदा अपरदन एवं संरक्षण क्या है ये। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने जान ली थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पहला अध्याय था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।